हाँ जी, स्वागत करते हैं आपका मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। परसेंटेज में हमने कुछ बेसिक चीज़ें की थी P10 के अंदर, ठीक है। P11 के अंदर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे हम क्वेश्चनों का। आपको इस ये अगर आपने ईमानदारी से इसको सोल्व किया है तो आप देख लिए होंगे, अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो हमने यूपीएससी वाला लिया है इसमें। यूपीएससी के अंदर देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इसको ऐड करता हूँ 1 मिनट। आपने कुछ चीज़ नोटिस की होगी 2025 के अंदर, मतलब 90% सेम क्वेश्चन था। थोड़ा लैंग्वेज, थोड़ा ऑप्शन में प्रॉब्लम थी उसमें, बाकी 90% एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन था। और स्टूडेंट मेरे को बोले थे कि हम कैसे करें, फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। नहीं, मैं इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा आपको कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ रही है ये चीज़ें तो आप कर जाओगे यार हर बार। मतलब यूपीएससी सेट के अंदर रहना, मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जीएस में 110 नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो 3 साल से लगातार मतलब सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। मतलब मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो मतलब इसको सीरियसली नहीं ले रहे ना, उन्हीं से मेरे को डिमोटिवेशन आता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे को मोटिवेट होना चाहिए उनसे, चाहे से एक बंदा हो चाहे से 2 बंदे हो। अगर अपने 101 जो अभी है सब्सक्राइबर, उनमें से अगर 2 बंदे भी अगर है ना अच्छे से करते हैं तो मेरे को उनके लिए पढ़ाना चाहिए। मेरे को पता है दिसंबर के बाद में सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो पढ़ेगा ना वो आगे जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगा आपको, ठीक है। पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ पहले। जैसे मेरे पास क्या है यहाँ पे, अगर मेरे पास वो कोई ए है और मल्टीप्लाई में बी है, अगर मैं इसको बोलता हूँ ये कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है, ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको एक चीज पता है कि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बी की। अगर ए बढ़ेगा तो बी घट कम होगा, बी कम होगा तो ए बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना इस क्वेश्चन के अंदर, यदि पेट्रोल की कीमत 28% की वृद्धि हो जाती है, मतलब अगर मेरे पास 100 रुपये का पेट्रोल आता था, अब वो 128 रुपये का आता है। यानी मेरे पास 50 रुपये का जो पेट्रोल आता था वो मेरे पास 64 रुपये का आता है। जो मेरे पास 25 रुपये का आता था वो मेरे पास 32 रुपये का आता है। बात समझ में आएगी नहीं है? मतलब जो पेट्रोल मेरे को 25 रुपये में मिलता था वो 32 रुपये मिलता है। अब पेट्रोल की प्राइस इनटू उसका अपनी खपत, यानी उसकी कंजम्पशन, ये मेरे पास बताओ, मेरे को मान लो, जैसे मान लो 100 रुपये का पेट्रोल आता है और मैं 5 लीटर लेता हूँ, तो ये मेरा कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा? ये सॉरी, मेरा खर्च होगा कि नहीं होगा? अगर मैं खर्च को कांस्टेंट रखता हूँ तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, व्युत्क्रम समानुपाती हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको खर्च को सेम रखता हूँ, इसने क्या बोला, यदि पेट्रोल पर किया गया वे एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, अपरिवर्तित रहे, तो मेरे को, अगर मेरे को इसको कांस्टेंट रखना है और इसको बढ़ा रहा हूँ तो इसको कम करना पड़ेगा। तो इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी ऐसी कोई बात हो कि 2 मल्टीप्लाई होती है कोई भी चीज़, और अगर वहाँ से कोई चीज़ कांस्टेंट निकल रही है तो एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा। तो आप जब ये मान लो यहाँ पे प्राइस है, तो यहाँ पे जो कितना खपत जो है, खपत कंजम्पशन, वो क्या हो जाएगा, इधर को इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, 32 इंटू 25। ये मैंने क्यों किया कि ये खपत है, ये मेरे पास प्राइस है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास खर्च आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और वहीं पे ये मेरे पास क्या है, मेरे पास खपत और ये मेरे पास प्राइस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो खर्च आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों को मेरे को सेम रखना है, इन दोनों को मेरे को क्या करना है, सेम रखना है। अगर इनको मेरे को सेम रखना है तो मेरे को इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले जो 32 लीटर खपत होती थी मेरी, अब 25 लीटर खपत होगी कि नहीं होगी? तो मैंने कम कितना कर दिया, मैंने कम कर दिया 7 लीटर पेट्रोल। कितने पर? 32 पर इंटू 100। समझ में आएगी नहीं है ये चीज़? 732, 7 दूनी 64, कितना आ गया बताओ? 6, 32 से कम 32, 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा? इजी सा कंसेप्ट है कि नहीं है? सेम टू सेम। अगर यहाँ पे मेरे को बोलता जैसे चाल होती है, स्पीड,
इंटू टाइम, इंटू टाइम, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस, दूरी होती है कि नहीं होती। अगर मेरे को बोल दे कि अगर दूरी कांस्टेंट है और चाल को मैंने दुगुना किया या मैंने कितना भी बढ़ाया, 30% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, तो मेरे को उतना ही रेशियो में इसको कम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर चाल को मेरे को बोल दिया कि 100 से 120 कर दिया, तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, 120 से 100, इस रेशियो में मेरे को कम करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी आप चीज़ ले सकते हो, कुछ भी। आगे और क्वेश्चन आएंगे, आपको समझाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि प्रति किलोग्राम टमाटर की कीमत 300% की वृद्धि हुई। 300% की वृद्धि हुई मतलब 1 रुपये का टमाटर आता है वो 4 रुपये का हो गया। अब 300% की वृद्धि तो तभी हुई। अब एक गृहिणी टमाटर की खपत में 70% की कमी करती है। ये मेरे पास प्राइस है, ये मेरे पास खपत कितनी है, पहले मेरे पास 10 थी तो अब मेरे पास 3 हो गई खपत, 70% कम कर दी। ये बोल रहा है कि उस पर खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया या घट गया। मेरे पास पहले 1 रुपये का आता था, 10 लेता था, 10 रुपये के लगते थे। फिर मेरे पास 4 रुपये का आने लग गया, उसने 3 लेने स्टार्ट कर दिए, 12 रुपये हो गए। तो कितना खर्च बढ़ गया, 2 बढ़ गया। पहले बात तो डिक्रीज को हटा दो, 2 बढ़ गया, कितने में बढ़ गया, 10 पे गुणा 100, 20% इंक्रीमेंट। इसमें इसने कांस्टेंट नहीं रखा है। अगर कांस्टेंट रखता, अगर यही क्वेश्चन मैं इसको बोलूं कि आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को ऐसे छोड़ दो यहाँ से, इसने मेरे को यहाँ पे ये नहीं दिया होता, यहाँ पे बोलता कि आप खपत को कितना कम करोगे, खपत को कितना कम करोगे कि खर्च समान रहे। अगर ये क्वेश्चन बनाता तब मैं क्या बोलता कि मैंने पहले 1 रुपये का लेता था, अब 4 रुपये का हो गया, तो अब मैं अगर मेरे को खपत सेम करनी है, मतलब खर्च सेम करना है, एक्सपेंडिचर सेम करना है, तो अब मेरे को 4 और 1 लेना पड़ेगा। तब 4 एकम 4 और 4 एकम 4, खर्च दोनों बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 4 से 1 मतलब 3 की कमी हो गई, कितने पे, 4 पे गुणा 100। तो मेरे को 75% की कमी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही चीज़। क्वेश्चन अलग था, ये मैंने इस तरीके से भी आपको समझा दिया, उस तरीके से भी आपको समझा दिया। ये क्या बोल रहा है, इफ़ ए पॉजिटिव नंबर के व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 30% ऑफ इटसेल्फ। मेरे पास कोई नंबर है के, उसको जब उसके 30% से गुणा करता हूँ। मेरे पास कोई के है, उसको 30% से, अगर मेरे पास कोई के है, उसको उसी के 30% से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो प्राप्त संख्या के से 170% अधिक है। मतलब के से 170%, मतलब के तो है ही है प्लस 170%, तो ये मेरे को 270% हो गया कि नहीं हो गया, 270/100 हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही तो करते हैं हम, 100 + 170/100। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। 100 से 100 कट गया, के से के कट गया, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 270। 270 में 30 का भाग लगेगा तो कितना आएगा बताओ, 9 आएगा कि नहीं आएगा। के की वैल्यू 9 आ गई। ईजी सा क्वेश्चन है कि नहीं है। बस जो बोल रहा है वो करते जाओ। ये बोल रहा है नमक की कीमत में 15% की कमी है। 100 रुपये का था, 85 रुपये का आ गया। एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलो अधिक नमक की खरीदने में सक्षम। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, समझना इसको। ये बोल रहा है कि मेरे पास 272 रुपये का मैं जाता था मार्केट से, x किलो नमक लेता था। अब इसके अंदर थोड़ी सी कमी हो गई तो मेरे पास कुछ रुपए बच गए। मान लो इसके अंदर कुछ कमी हुई तो मेरे पास वो बच गया, नहीं बच गया। उस बचत से मैं ना अगर नमक खरीदता हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा नमक आएगा। तो जो एक्स्ट्रा नमक आ रहा है वो मैं खरीद किससे रहा हूँ, इसमें से जो बचा है, इसमें से बचा कितना है, 15%। तो 272 का अगर 15% मेरे पास बचा तो उसी को मैं लगाऊंगा 2 किलो में खरीदने में। समझ में आ रहा है। तो 5 का भाग दिया, 5 थी 15, 20 बार। और ये कितनी कई बार गया, 2 का गया 1, 3, 6, तो ये हो गया 36, 18, 3 3 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, 40.8 आ गया कि नहीं आ गया, 1 0 नीचे। तो मतलब अब मेरे पास क्या आ गया, 40.8 रुपये बच गए थे। 272 का 15% मतलब 40.8 बच गए। उसी से मैंने क्या किया, 2 किलो नमक खरीदा मैंने। तो 1 किलो नमक का प्राइस कितना हो गया, बटे 2, 20.4 हो गया कि नहीं हो गया, 20.40। अगर आपसे बोलता कि पुरानी कीमत कितनी है, पुरानी कीमत कितनी है, तो आप क्या बोलते कि ये 20.40, ये 20.40, ये तो मेरे पास घटी हुई कीमत है।
मतलब ये मेरी 85% की कीमत है, तो 100% की कीमत कितनी हो गई? ये मेरे पास 85 की परसेंट की कीमत है, 100% की कीमत ये हो गई। अगर आप इसको सोल्व करते तो कितना आया बता? 2040/85, मतलब इसमें पॉइंट, ये 20 से पॉइंट हट गया, 5 का गया 17 बार, 5 का गया 5 चौके 20, 08, 17 दूना 34, 6 7 चौके 68, 24 रुपये। तो पहले 24 रुपये था, अब कितना हो गया? 20.40 कम हो गए। तो आपको नई कीमत भी पूछ सकता है और वो ऐसे भी पूछ सकता है कि पुरानी कीमत कितनी है। दोनों ही मैंने बता दिया। पुरानी कीमत का तो आपको क्वेश्चन में पूछा है, नई कीमत आपने बता दी। ओके, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, सारे सीजीएल के अंदर आए हुए हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, एक निर्माण इकाई में, ये थोड़ा इंग्लिश में ही पढ़ लेना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कोई, इट वॉज नोटेड दैट प्राइस ऑफ, देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, मैथ के अंदर इंग्लिश और हिंदी का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कोई क्वेश्चन इंग्लिश में समझ लिया है, हिंदी में समझ लिया, अगर समझ में आ गया, फिर आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बोला कि मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट है, उसके अंदर कच्चे माल की कीमत 25% की वृद्धि हो गई। मान लो मेरे पास कच्चा माल 100 रुपये का था, उसमें कितने रुपए का आने लग गया? 125 रुपये का कच्चा माल, ठीक है। अभी ये बोल रहा है और श्रम लागत कच्चे माल, देखो क्या होता है, आप कभी गए ना, मतलब मेरे को पता नहीं आपने किया नहीं किया, अगर आप ना जो खाती का काम करवाते हो ना, अगर आपने कुछ लकड़ी का काम करवाया है, तो वो आपसे बोलते हैं कि आपका जितना कच्चा माल आएगा उसका 40% हम वर्किंग चार्ज लेंगे, उसके ऊपर बनाने का चार्ज लेंगे 40%। तो ऐसा ही कुछ इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी है। इसने बोला है कि आप क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कच्चा माल लेके आओ। पहले 100 रुपये का आता था, अब 125 का आने लग गया। लेकिन पहले 30% कॉस्ट लगती थी मैन्युफैक्चरिंग, तो 130 रुपये हो गए, सॉरी 30 रुपये कॉस्ट लग गई बनाने की मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन वो कॉस्ट अब है ना 38% हो गई है 30% से। मतलब अब इसमें अगर मैं कॉस्ट निकालूंगा ना, तो वो 125 का, बोलो 125 का 38% लेगा वो। तो 38% लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो ये 25 पंजे 125, 25 चौके 100, फिर ये 2 से गया 19, 19 पे 5 95, 95/2 47.5, 47.5, मतलब 30 रुपये लगते थे पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के, क्योंकि 30% लेता था, अब 38% लेने लग गया, तो इतना लग गया। तो मेरे पास कॉस्ट खर्चा कितना आया टोटल, ये कितना आया बताओ? मेरे पास लागत कितनी हुई? मेरे पास 130, और यहाँ पे कितनी होगी बता दो? 7 5 12, 4 2 6 1 7, और 172.5। पहले इतना लगता था, अब इतना लगने लग गया। अब ये बोल रहा है कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत की कम की जाए। तो ये मेरे पास कॉस्ट आ गई टोटल। अब ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इसकी खपत कितनी कम करूं, कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम करूं, ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जाए। तो अपने पास वापस से बोल रहा है कि लागत बराबर होनी चाहिए, अपना जो खर्चा है वो क्या होना चाहिए, ये तो लागत कॉस्ट है, ये अपना जो खर्चा होगा वो क्या होना चाहिए, मेरे पास उतना ही होना चाहिए। तो बताओ मेरे पास यहाँ पे खपत में इधर इसको लाता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, 172.5 और 130, ऐसे होगा कि नहीं होगा? अब ये कितना ज़्यादा है बताओ? 42.5, ये 42.5 कम करना पड़ेगा कितने पे? 172.5 पे इंटू 100। इसको आप सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं आया? इसको इधर क्यों किया मैंने, आप वीडियो में देख रहे हो तो आपको पता चल गया भाई अपन को क्या करना है, इसका बाद का जो एक्सपेंडिचर है ना, उसको क्या करना है, लागत को क्या करना है, इक्वल रखना है। तो इसकी लागत इसको इधर रखने पर दोनों की बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी, इसको सोल्व करना। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 25 से जा रहा है, या फिर 5 से कर लो इसको, 5 × 40, 25, 5 × 15, 2 5 के 20, 2 5 25, और 5 से काट लो इसको, ठीक है। 17 बार इंटू 100, 5 से गया 5 के 30, 5 नाम 45, 1700 में 69 का भाग देना, आराम से आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं खाता है। वो राइस और व्हीट खाता है, 20 किलो चावल 8 किलो
वीट खाता है, गेहूँ खाता है। चावल की कीमत गेहूँ की कीमत का 20% है। मतलब चावल की कीमत गेहूँ की 20% का मतलब कितना हो गया, आपने पता है आपको? 20/100, 1/5। तो ये क्या बोल रहा है, चावल की कीमत, अरे अगर इतना समझ में नहीं आया ना, रेशियो मेथड समझ में आ रहा है क्या? मेरे को ये भी तो पता नहीं चलता कि रेशियो मेथड समझ में आता है नहीं आता। 20% को 1/5 लिखते हैं। तो अगर मेरे पास वीट की कीमत 5 रुपये है, तो राइस की कीमत 1 होगी कि नहीं होगी? क्या समझ में आया कैसे? क्योंकि 20% लेना है। और ऐसा नहीं समझ में आया ना, तो अगर इसकी 100 रुपये लेता तो इसकी कितनी लेता? 20 रुपये, 20%। तो एक और ये कितनी बार गया? 5 बार। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है, ये इतना करता है, ठीक है। जिसके परिणाम से वो चावल और गेहूं के लिए संयुक्त रूप में कुल माह का व्यय का 300 रुपये होता है। ओके, 300 रुपये खर्च होता है उसके इस हिसाब से। कितने रुपए खर्च होते हैं? 300 रुपये। यदि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, गेहूं की कीमत में 20% वृद्धि हो जाती है, तो 5 का 20% कितना हो गया? 1। तो ये कितना हो गया? अब 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। अब ये कितना हो गया? 6। ओके, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कितना किलो, ये कितने रुपए की आती है ये। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे इसको मान लिया मैंने के मान लिया, इसको 5 के मान लिया। ठीक है, सेम हो गई प्राइस। अब ये यहाँ से कितना है बताओ? 8×5 = 40 के, और ये कितना हो गया? 20 के। 60 के हो गया कि नहीं हो गया? 60 के मेरे पास कितना आ गया? 60 के मेरे पास टोटल जितना पैसा लगता है उसका उतना, वो किसके बराबर है? 300 के। तो मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई कि नहीं आ गई? और के की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से बताओ 5 का मतलब, अगर के की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब मेरे पास कितना आया? 5 और 25। ये मेरे पास भाव आ गए नहीं आ गए? उसके भाव निकालना जरूरी था, कितने क्या भाव है। हमने तो भाई एग्जैक्ट एग्जैक्ट थोड़ी पता चलता, हमने तो 5 और 1 लिया था, 25 और 5 भी तो हो सकता है। ठीक है, 20% कम, सॉरी 20% उसका चाहिए होता है। अब इसने बोला है कि इसका क्या किया है, इसने 20% बढ़ा दिया। तो 20% बढ़ा दिया तो मतलब ये कितना हो गया? 25 का 20% कितना हो गया? 25 का 20% 5। तो एक अब कितना हो गया? 30। अब 30 के भाव से 8 किलो कितना आया? 8 3 24, 240। 240 रुपये तो लग गए। अब मेरे पास 60 रुपये बचे हैं। अब मेरे पास कितना बचा है? 60 रुपये बचे हैं। तो मेरे को कितना 5 के भाव से लो, कितना आया? तो 12 ही तो मिलेंगे, 12 किलो चावल। पहले 20 लाता था, अब कितना ला रहा हूँ? 12 किलो। 8 मैंने कम किया 20 पे, गुणा 100, 40%। समझ में आएगी नहीं है? हमने क्या किया, हमने 20 किलो 8 किलो लिखा, फिर इनके हम रेशियो रेशियो के अंदर उसका प्राइस लिख दिया। प्राइस एग्जैक्ट निकालने के लिए हमने इस रेशियो को के में मान लिया और के की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से के की वैल्यू 5 आई तो ये 25 और ये 5 हो गया। 25 की जगह अब 20% एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ पे 30 हो गया। और 30 से हमने भाव निकाला तो 8 3 24, 240 रुपये लग गए। अब हमारे पास बचे 60 रुपये। 60 में ये 5 के भाव से 12 किलो चावल आएंगे, और 12 किलो चावल है तो 20 किलो लाते थे, 12 किलो ला रहे हैं, 8 की कमी हो गई, 20 की हुई, तो 8×5 = 40। ठीक है, ओके, वापस करके देख लेना उसको। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है? स्कूल अक्ष में कुछ निश्चित संख्या में विद्यार्थी एक परीक्षा में उपस्थित हुए। ठीक है, कोई एग्जाम लग रही है, उसके अंदर कोई कुछ छात्र उपस्थित हुए और उसमें से 30% छात्र फेल हो गए। मेरे पास मान लो स्कूल अक्ष है, और स्कूल अक्ष से इसमें 100 स्टूडेंट्स थे, उसमें से पास कितने हो गए? 70, और फेल कितने हो गए? 30। अब ये बोल रहा है कि स्कूल अक्ष से 150% ज़्यादा, 100 का 150% ज़्यादा कितना हो गया? 250। ये कहाँ से आए हैं? वाई स्कूल से। ये कहाँ से आए? वाई स्कूल से परीक्षा में उपस्थित हुए। अक्ष और वाई से उपस्थित हुए कुल विद्यार्थियों में से 80% क्या हुए? पास। अक्ष और वाई में टोटल कितने हुए? 350, उसमें से 80% क्या हो गए? पास हो गए। तो 8×5 = 40, 8 3 24 4 28, तो 280 टोटल स्टूडेंट पास हुए। इसमें से अक्ष वाले कितने थे? 70। अक्ष वाले कितने थे? 70। तो वाई वाले पास कितने हुए? 210। अब ये बोल रहा है कि वाई से अनित जो फेल हो गए उनका परसेंटेज क्या है? तो 40 बच्चे फेल हो गए, हमको पता चल रहा है 250 में से, गुणा 100। इजी सा क्वेश्चन है, मेंस में आया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो
सीजीएल के मेंस में आया हुआ। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक परीक्षा में 80% छात्र इंग्लिश के अंदर पास हुए तो फेल कितने हो गए, 20%। जो देता है ना क्वेश्चन उसको लिखते जाओ शॉर्ट लैंग्वेज में। हिंदी जो है अपने पास, उसके अंदर क्या हुआ, 70% छात्र पास हुए, और बताओ हिंदी को इजी मानते हैं ना, तो फेल कितने हो गए, 30%। अब ये बोल रहा है कि 15% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट, मतलब जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, मतलब 15% क्या हो गए, फेल इन बोथ, बोथ में क्या हो गए, फेल। यहाँ पे फेल 20 है और 15% दोनों में फेल हुए, तो 5% यहाँ रहा होगा, तब दोनों का 20% बनेगा। ये बात समझ में आएगी आपके। ये 20% फेल बोल रहा है इंग्लिश के अंदर, 15% दोनों में फेल हुए, तो कुल मिला के मेरे पास 5% इसके अंदर फेल हुए होंगे, नहीं होंगे। 30% हिंदी में फेल हुए और 15% दोनों में फेल हुए, तो 15% इसमें फेल हुए होंगे, नहीं होंगे। अब ये बोल रहा है कि केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण, तो केवल एक विषय में 5% तो ये, 15% ये, 20% फेल हुए कि नहीं हुए। बात समझ में आएगी, नहीं आई? बात समझ में नहीं आई, वापस से देख लेना। बेस्ट क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है और 25 में तो इसको यूपीएससी ने खेल लिया है इस क्वेश्चन के ऊपर। कैसे देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, नेक्स्ट पीडीएफ में ही मैं दूंगा, इसको दिया हुआ है मेरा, जो परसेंटेज की पीवाईक्यू की मैंने दी है, कौन सी थी लास्ट 15वीं थी किसमें, उसमें मैंने क्वेश्चन दिया 2025 वाला। आप करो उसको, आज जो मैंने तरीका बताया उसको अप्लाई करो उसमें। अगर आप इसको एक्स वाई पी क्यू में करने लग गए ना, तो टाइम ही खत्म होगा, आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2020 के अंदर 2021 में आया, तब देश ए है मेरे पास कोई और एक देश बी है, इनकी जनसंख्या में कमी आई, इसमें तो P% की कमी आई, इसमें Q% की कमी आई। ये बोल रहा है कि मान लीजिए अक्ष देश और देश अक्ष में, सॉरी मान लीजिए अक्ष है ना, अक्ष वर्ष दिए गए वर्ष छोड़े, देखो ऐसा मान लो कि अक्ष जो है ना, वो इस ईयर में देश ए में और देश बी में जनसंख्या का अनुपात है। मतलब मेरे पास जैसे मान लो इसमें ए आदमी थे, इसमें बी आदमी थे, तो A/B कितना आया मेरे पास, के, ये मेरे पास दिया हुआ है, के दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि आप मेरे को बताओ कि 2020 से 2021 तक अक्ष में कितने प्रतिशत की कमी हुई। मतलब अगर A/B निकालता तो क्या आता, अब P% कम करूँगा तो यहाँ पे कुछ आएगा A1, फिर यहाँ पे करूँगा तो B1 आएगा कुछ कम। अब यहाँ से मैं रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास K1 रेशियो आएगा, पहले रेशियो K था, K में से K1 माइनस करूँगा तो मेरे पास पता चलेगा कि K में ये जो अक्ष है, ये अक्ष है ना, अक्ष1, तो अक्ष1, तो यहाँ से पता चलेगा अक्ष में कितना चेंज हुआ, और उस चेंज को अक्ष से कंपेयर करके मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होगा क्वेश्चन। इसको देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप तो एक सिंपल सी बात बताओ मेरे को, ये मेरे पास देश ए है, देश बी है ना, तो A/B जनसंख्या कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है, नहीं दे रखा। तो मैं इसको अगर मैं मान लूँ, इसको मैं मान लूँ 200, तो इसको मैं 100 मानूंगा कि नहीं मानूंगा। ये जनसंख्या होगी, मान ली मैंने जनसंख्या। अगर मैंने ये जनसंख्या मान ली तो A/B मेरे पास के दिया हुआ है, तो के मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया, के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये बोल रहा है कि इसमें मेरे पास P% की कमी हुई, इसमें मेरे पास Q% की कमी हुई, और P बड़ा है Q से, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको P को मैं 20% मान लेता हूँ, P को मैं 20% मान लेता हूँ, Q को मैं 10% मान लेता हूँ। ठीक है, तो 20% की कमी करो इसमें, तो 20% की कमी का मतलब 160 बच गए जनसंख्या। ध्यान से समझ लेना, 10%, 200 का 10% 20% 40 हो गया, तो 40 कम करने पर जनसंख्या कितनी बच गई, 160। यहाँ पे 10% कम करने पर जनसंख्या कितनी बच गई, 90। तो यहाँ से मेरे पास जो नया रेशियो आया, जो मेरे पास नया रेशियो आया वो कितना आया, 16/9 आया कि नहीं आया। ये मैंने मान लिया K1 की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, इस K1 में जो चेंज हुआ
उसका मेरे को परसेंटेज बताना है कितना चेंज हुआ। पहले 2 था, अब 16/9 हो गया, तो ये डिफरेंस आ गया। बट्टे 2 से कंपेयर करके 100 से भाग दे दूँ, 100 से गुणा कर दूँ परसेंटेज निकालने के लिए। 9 दूनी 18, 18 माइनस 16 2, तो ये कितना हो गया बताओ, 2/9। और ये 2 घूम के नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, गुणा 100, 2 से 2 कट गया, 1/9 इंटू 100। परसेंटेज आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास जो है वो इसमें रख दो, मैंने पहले में देखो यहाँ पे रखा 100 प्लस क्यू, तो 110 हो गया। 100 प्लस पी 120 हो गया, तो ये तो ऑप्शन से कट गए। यहाँ देखो 100 माइनस क्यू, 100 माइनस क्यू कितना आया, 100 माइनस क्यू मेरे पास आ गया, 100 माइनस क्यू आ गया 90। तो यहाँ से नीचे 90 आ रहा है, मतलब 9 आ रहा है, ठीक है। 100 माइनस पी कितना आया, 80 आ रहा है। मैं इसको चेक करता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको पूरा चेक किया। 100 इंटू पी माइनस क्यू कितना हो गया, 10/100 माइनस क्यू कितना हो गया, 90। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑप्शन से हो गया कि नहीं हो गया। और ऑप्शन मान भी ऐसे लिए कि हमने, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वरना मैं इसको इतनी स्पीड में करता खुद, तो मैं खुद इस क्वेश्चन को वहाँ पे एग्जाम में करता, तो मैं कैसे करता, मैं बोलता भाई के मेरे पास रेशियो है 2:1। अगर मैं इसको 200 और इसको 100 मान लिया, तो फिर ऐसे करते 160 हो गया, यहाँ से 90 हो गया, 16.9 आ गया, 2 माइनस 16.9/2 इंटू 100। यहाँ से हो गया मेरे पास 9 दूनी 18, 16, 2/9 और 1/2 100, 1/9 11 सही, 1/9%। अगर परसेंटेज में भी मेरे को पूछता तो ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया अपना, ठीक है, उसको करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एक परिवार की मासिक आय, एक इसको ना पढ़, अगर जिस लड़के ने इसको पूरा पढ़ लिया ना, वो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर ले जाएगा। जो इसको नहीं पढ़ पाया, वो आदमी से सोचेगा यार पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, इतना कौन करेगा। और आपके लिए तो पता नहीं, बट सीजीएल के अंदर तो उनको 30 सेकंड मिलते हैं, जिसके अंदर उनको पढ़ना भी है, क्वेश्चन को सोचना भी है और इसको सोल्व भी करना है। मतलब हालत बुरी है। उसमें भी वो 25 में से 25 क्वेश्चन करते हैं, अच्छी बात है, मेहनत करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को करो। एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपये है। परिवार आय को विभिन्न व्यय, अलग अलग एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे फूड पे कितना हो गया पता नहीं, फूड पे होता है, हेल्थ पे होता है, एजुकेशन पे होता है, एंटरटेनमेंट पे होता है, किराए पे होता है, मतलब रेंट पे होता है। ये खर्च होते हैं, 1 2 3 4 और 5 खर्च होते हैं उसके। अब ये बोल रहा है सभी व्यय के बाद उसके पास 8% बचत होती है, ठीक है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। मतलब क्या बोल रहा है, स्वास्थ्य के ऊपर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। मतलब स्वास्थ्य पे अगर मैं 100 बोलूँ, तो फूड पे 150 होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रही है। सभी व्यय के करने के बाद 8% बता, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक कंजप्शन होता है। ओहो, अभी तो बैंड बज जाती। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50%, तो भोजन पे अगर 100 रहा है, स्वास्थ्य पर 150 होगा। मतलब भोजन पे अगर 2 हो रहा है, तो स्वास्थ्य पर 3 होगा। 100 150 50 से काट गया ना, 2 बार 3 बार। आगे बढ़ो, जबकि भोजन पर एक्सपेंडिचर जो व्यय है, मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। मनोरंजन कहाँ है यहाँ पे, इसका 3 गुना भोजन पे होता है। तो ये कहीं ना कहीं 2/3 रहा होगा। 2/3 का 3 करूंगा तभी 2 आएगा मेरे पास। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा होता है। स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा होता है। मतलब इस पे जितना होता है ना, उसका आधा होगा ये। तो 3 सॉरी, ये 6 हो गया कि नहीं हो गया, 6 का आधा 3। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय के आधा होता है। किराए पर खर्च जो होता है, वो भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के योग का, सम का होता है, ठीक है। भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा, 6 3 और 2 11। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया खर्चा, 11। अब ये बोल रहा है संयुक्त खर्चा होता है, शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है। अपन को पूछा है कि हेल्थ पर कितना होता है, ठीक है। अब इसको देखो, ये 3 नीचे आ रहा है, इसको सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 9 18 2 11। समझ में आएगी नहीं है।
ओके, ये मेरे पास रेशियो आ गया इनका, एक तरीके से रेशियो, ठीक है, खर्च का। ओके, अब एक बात बताओ, इसने बोला कि 35,000 जो है मेरे पास, उसमें से 8% बचत होती है, खर्चा कितना हो गया, 92%। तो 350 इंटू 12, अभी मैं इसको सोल्व नहीं करूँगा। अब इसने बोला है कि ये मेरे पास टोटल खर्च हो गया, और इसने बोला हुआ है कि शिक्षा पर कितना होगा, शिक्षा पर कितना होगा, ये टोटल है मेरे पास, शिक्षा पर होता है मेरे पास 18, और टोटल इनका होगा, इसको 33 करना पड़ेगा ना, 3 से गुणा करने पड़ेगा, तो करो इसको, कितना होगा, हम्म हम्म, बोलो बोलो बोलो, नोट दो, 11, 11 और 33, 44, 44 से 50, 60, 58, 58 और ऊना, ये इतना हो गया, ठीक है कि नहीं है। थोड़ा सा एक दिक्कत हो गई यहाँ पे, जो इसका 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 था, उसका 1/3 खर्च होता है यहाँ पे, देखो 1/3 कहाँ पे बोला हुआ है, भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3, तो यहाँ से हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये कितना होगा 9, ये कितना हो गया मेरे पास 18, ये मेरे पास 2, और ये मेरे पास हो गया 11, तो इसका जोड़ यहाँ पे कितना होगा, नोट दो, 11, 11, 11, 22, 22 और 18, 40 और 2, 42। अब इसको सोल्व करे थे, 7 पंजे 35, 50, 7 छिके 42, 36, 18, बाढ़ती हैं 36, और 36 को 50 से करूँगा तो 0, 6 पंजे 30, 50 से करूँ मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 5 से कर लेता हूँ मैं पहले, 6 पंजे 30, 5 3 15 और 3 18, 1800 कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ करी है क्या हमने, 1 मिनट वापस से देखते हैं इसको, एक बार वापस से देखना, बट मतलब दिमाग का दही हो गया, दिमाग का दही केवल कैलकुलेशन मिस्टेक में, ठीक है, कभी कभी हो जाती है, माफ़ कर देना, ठीक है। अब करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करता है भाई, ये हो गया अपना, ठीक है, इसमें अपन को बोला कि 35,000 का, एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई थी, वहाँ पे क्या हुआ था, 35,000 है, उसका मैंने 92% बचाना था, और मैं यहाँ पे पेन ये जो चलता है उसमें ऐसे लिख दिया था 92, 12 सा दिख रहा था वो ना, ठीक है, 12 नहीं था वो, एक्चुअली 92 था, 92% बचा ना, 8% तो बचत है, तो 92% खपत हो गई इसकी, खर्चा हो गया उसका। अब ये इतना आ गया, इसका मेरे को निकालना है कि भाई एजुकेशन पे कितना खर्च किया जाता है, ठीक है, तो एजुकेशन पे 18 होता है खर्च, और ये टोटल करोगे तो कितना हो गया 46, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 00 से 00, ठीक है, और अब इसको करो, ये 9 बार 23 बार, ठीक है, और इसको अब जब आप सोल्व करोगे, इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, 35, यहाँ पे 35 बचा, 10 और बचा, इसको मैं 92 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से, और डिवाइड करता हूँ 23 से, 12,600, ठीक है, 12,600, ओके, 12,600 मेरे पास आंसर आएगा। अच्छी पीडीएफ थी, अच्छे क्वेश्चन थे, एक बार ट्राई करो, ठीक है, ओके, थैंक यू।